मित्र। और देखिए, मैं तो प्रयागराज की जो धरती है तो उसमें तो हम लोग का जन्म भी हुआ है और ये सौभाग्य है कि इस धरती ने एक से एक विद्वान और राजनीतिक चिंतकों को दिया है। तो जब तक मैं इस धरती की प्रशंसा न करूं, शुरुआत नहीं कर सकता। तो अपने जो हमारे अतिथि लोग हैं उनका नाम लेने से पहले मैं प्रयागराज का नाम लूँगा कि पावन धरती प्रयागराज की, जहाँ निर्मल संगम की धारा है, सच्चे मन से जिसने डुबकी लगाई उसको माँ गंगा ने भव से तारा है। तो बहुत जरूरी चीज़ है, माँ गंगा के आशीर्वाद से ही हम लोग सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं मित्रों। इसलिए जब तक, और आप लोग परंपरा भी बनाइए, आप इस सेंट्रल विश्वविद्यालय में हैं, जब किसी का स्वागत हो, जैसे माँ सरस्वती का हम लोग गुणगान करते हैं, प्रयागराज की धरती को भी आप गुणगान करिए, उसी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संरक्षक राजेश कुमार गर्ग जी, हमारे सह अधीक्षक गौतम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई, कहते हैं विवाद है लेकिन हैं बड़े भाई ही, शैलेंद्र जी अधीक्षक साहब, श्री उत्तम सिंह साहब, अतुल नारायण साहब, और बाकी हमारे सभी जो हमारे शिक्षकगण हैं वो सब, हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, और उसके बाद हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हुए हैं, बिलास जी जिनके बारे में भी चर्चा हुई, हमारे संजीव जी जो हमारे छोटे भाई हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, यहाँ उपस्थित राकेश जी, संजय जी, ये लोग हमारे साथी हैं। जब हम लोग बुरे दिनों में थे, जब हम लोग तैयारी करते थे तो खाना वाना में खिलाते थे, इसलिए इन लोगों को साथ में लेके मैं चलता हूँ आज भी। हमारे साथी जो है दीपक जी, लखनऊ से आए हुए हैं और ये हमारे साथ पढ़े हैं। हमारे मित्र हैं छोटे भाई सौरभ जी हैं, हमारे एक ऑफिसर भी हैं बद्री जी, वो सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बाकी भी अखिलेश आए हुए हैं वहाँ से आपके साथ आपकी सहायता के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला। और ये सच है कि हम लोग 3 बजे चले थे और काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए यहाँ आए। सौभाग्य है हमारा कि यहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और आप ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो समोसा नहीं समोसी है वही प्रयागराज की पहचान है। और आज भी जो है हमारे विद्यार्थी बच्चे साथी लोग जो है उसको खाते हैं और पढ़ते हैं। वल्लापुर जो जगह है, उसके बाद और भी अब तो नई जगहें बन गई हैं, वो याद दिलाती हैं संघर्ष की, वो याद दिलाती हैं कि ईश्वर के असीम अनुकंपा से कुछ भी कार्य कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो पुनः आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, स्नेह है, सहयोग है एक बड़े भाई के रूप में। और अगले सत्र में हम लोग इस पर लंबी चर्चा करेंगे, इसको मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़े भाई का कहना था कि साहब कह रहे हैं कि वो आपको पूरा सुनना चाहते हैं, कहीं जाना था। अरे धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 बार भैया तुम बैठ जाओ आराम से तब। तो देखिए, बहुत धन्यवाद सच्चा साहब आपको कि आप सुनना चाहते हैं तब तो। अरे आप, मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब लोग सुनिएगा। देखिए, अगले करीब, अब मेरा मन तो 1.5 घंटे तक बोलने का था, अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं शॉर्ट भी कर दूँगा। और जो हमारा जो व्याख्यान है वो 3 चरण में होगा। पहले तो ये होगा कि हमको तैयार करेंगे, जो प्रशासनिक हम बात कर रहे हैं कुशलता की और नैतिकता की और कौशल की, तो इसके पहले कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो शुरुआत कैसे कि हम कैसे तैयार हों, तो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट। उसके बाद चूँकि हमें आदेश ये भी मिला है कि टॉपिक तो भले ही ये है, चूँकि हम पहली बार आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और आप सब लोग भविष्य के अफसर हैं, तो मुझे ये भी बताना जरूरी है कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और सिविल सेवाओं में कैसे आपका जो है उसका परिदृश्य बदल रहा है, उसके डायमेंशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगले आधे घंटे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें आप हमसे प्रश्न पूछेंगे और उसका मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, फ्रीली पूछिएगा, कुछ भी पूछिएगा, आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समय होगा। आपकी हर एक हम जो ख्वाहिश है, हर एक जो आपका जो है कन्फ्यूजन होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसका हम जवाब देंगे, कोशिश करेंगे आपको। और जब आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो मैं आशा करूंगा कि अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, आप सिर्फ तैयारी करना शुरू करेंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं मित्रों। और मैं शुरुआत करता हूं अपने पिताजी से, जो कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, केवल मरे को जिंदा आप नहीं कर सकते, केवल मरे को जिंदा नहीं कर सकते, उसकी भी अब टेक्नोलॉजी जो आ रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुरुआत उसी से। हमारा जन्म शायद हो सकता है ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ अच्छे शिक्षक नहीं रहे हो, अच्छे स्कूल न रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जन्म तो अच्छे स्थान पर हुआ हो, स्कूल अच्छे रहे हो, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारे घर में ऐसी न रही हो
कि हम अच्छे विद्यालय में पढ़ पाए हों। तीसरी एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ स्कूल भी अच्छे थे, हम पढ़ भी अच्छा सकते थे, लेकिन हम पढ़े नहीं। अधिकांश ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। तो तीन ही प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, तीन ही तरह के विद्यार्थी होते हैं जो समस्या क्रिएट करते हैं हम लोग। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी परिस्थिति हो, हमारा बचपन चाहे जैसे भी बीता हो सकता है हमारे टीचर को ही नहीं आता रहा हो सकता है हमारे टीचर को आता रहा हो, बट हम किसी कारण से हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी न रही हो, या हमको कोई पढ़ने के लिए मोटिवेट न किया हो, प्रेरित न किया हो, और उसके कारण क्या हुआ कि हमारे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमारे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, हम जो है चाहते थे इंजीनियरिंग करना, चाहते थे मेडिकल का एडमिशन करना, लेकिन वो नहीं कर पाए, और हम BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद मन में धारणा आ जाती है कि अरे भाई हम तो IIT क्रैक नहीं कर पाए, हम तो जो है मेडिकल क्रैक नहीं कर पाए, तो हम IAS कैसे बनेंगे, हम जो है PCS कैसे बनेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया होती है वो पैराबोला जैसी होती है। पैराबोला जानते हैं ना, कि ऊपर चलेंगे फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ बोर्ड होता है, आपको हम समझाते। पैराबोला का अर्थ यह है कि सपोज करो कि 2020 में हमने 12th पास किया, अब हो सकता है कि 2020 में हमारे मार्क्स अच्छे ना आए हों, हमने IIT का एग्जाम दिया हो, नहीं क्रैक कर पाए हों, हमारा एक साथी IIT को क्रैक किया हो। होगा क्या कि जब आप क्रैक नहीं करेंगे तो आप डिसकम्फर्ट जोन में जाएंगे और आपका साथी कंफर्ट जोन में जाएगा, और जब कंफर्ट जोन में आपका साथी जाएगा तो होगा क्या कि वो फिर पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाएगा, उतना ज़्यादा कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं कर पाएगा, और आप चूँकि अब आप भय के जोन में हैं, फियर के जोन में हैं, भयभीन हो न प्रीत, तो आप डरे रहेंगे कि अरे भाई मेरा 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब तो अच्छे से पढ़ लो। और अधिकांश केस में ऐसा होता है कि जब हम उस सिचुएशन में, जिसे फियर की सिचुएशन कहा जाता है, जब कोई काम करते हैं तो हम डरे रहते हैं और वहाँ पर हम अच्छे से काम को कर पाते हैं। धन्यवाद। आपको आप लोग बोर्ड भी ले आए, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मार्कर भी ले आए, थोड़ा पीछे कर दीजिएगा कि वो सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना होगी पढ़ने को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा है, बोर्ड आप लोग ले आए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिना पढ़ाई, और एक चीज़ मैं और बोलूँ कि जो मज़ा बोर्ड में लिखने का है वो ऑनलाइन का नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और विश्व की जो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज भी प्रोफेसर जो है वो हाथ से ही लिखते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, पुरानी बातों को विसार दीजिए। हमारी उम्र आज 18 साल 20 साल हो गई है, 22 साल हो गई है, कोई बात नहीं। मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का भी विद्यार्थी हूँ। मेरा मानना है कि जब आपकी उम्र 18 साल हो जाती है, उसके बाद सिर्फ एक चीज़ का महत्व, क्योंकि आप तब समझने लायक हो जाते हैं, आपको अच्छे और बुरे का अंतर करना मालूम चल जाता है। तो होता क्या है कि उसके बाद केवल एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि किसी प्रकार से पिताजी माताजी जो भी अर्निंग है वो आपका खर्चा दे पा रहे हों, आपके पास एक छत हो, एक कमरा हो और एक खाने का आपका साधन हो। उसके बाद पुरानी बातों को कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो चाहे पढ़ाई आप कितने भी टॉपर वाले लोग किए हों, आपकी पढ़ाई अच्छी न रही हो, कोई बात नहीं, उसका सिर्फ प्रभाव 2-3 साल का होता है कि हम पुरानी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसलिए इस बात को मित्रों हमेशा मन से निकाल दीजिए कि पुरानी बातें कैसी थी। हमारा जन्म अच्छे जगह पे नहीं हुआ जहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे, हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अच्छे विद्यालय में उनको पढ़ा सकते थे या पढ़ सकते थे। इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। हम उस समय पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, उसका भी कोई महत्व नहीं है। जब से हमें अपनी बुद्धि, अपना जो है ज्ञान, अपने आँख की जो चक्षु हैं खुल जाते हैं, सही और गलत का अंतर कर पाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको इस चीज़ का अब तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए आज से इस बात को प्रण कीजिए। पुरानी बातें जो हुई, हमारे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हम आज से ही लग जाएंगे और अगले 4-5 सालों में उस चीज़ को निकाल लेंगे। हमेशा इस बात को समझिएगा। और इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में करीब 5,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। अब सोचिए कि 5,000 विश्वविद्यालय में कितने कॉलेजेज होंगे, करीब 20,000 कॉलेज होंगे। अब मान लीजिए कॉलेज में साइंस और आर्ट, और इसके अलावा इंजीनियरिंग में IIT, भाई 10-12 हज़ार सीटें IIT की हो रही हैं। नीट का एग्ज़ाम, वो भी मेडिकल वाला भी 4-5 हज़ार सीटें, 17-18 हज़ार सीटें ये हो गई। फिर भाई हर साल का टॉपर, अगर मान लो कि ठीक है
5000 यूनिवर्सिटी का टॉपर आपके लेके चलो और आपके जनरल का भी मान लीजिए, तो अब जो 6 अटेम्प्ट होते हैं यूपीएससी की बात करें तो 6 इंटू 5 30,000, तो 30,000 ये बच्चे हो गए और 12,000 IIT वाले बच्चे हो गए, 6,000 नीट वाले हो गए, तो मोटा मोटा वो 50,000 बच्चे हो गए। अब 50,000 बच्चे रोटेट करेंगे ना, क्योंकि 5 साल तक वो दे रहे हैं, 6 साल तक दे रहे हैं, और सीटें तो होती हैं 1,800, तब तो हमारा कभी नहीं होगा, और शायद ना हम कभी टॉपर थे ना आप कभी टॉपर रहे होंगे, तो इसका मतलब तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। मार्कर भाई आ गया क्या? तो हमारी जो पूरे पढ़ाई की जो प्रक्रिया हमने बताया पैराबोला जैसी होती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हम जब तक पढ़ाई कर रहे थे हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर डर उत्पन्न हुआ वैसे हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब डर क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि हम डर की बात बताएं, मैं तो चूँकि यूपी का ही हूँ और यही बगल में बनारस में हमारी पढ़ाई हुई और मिर्ज़ापुर ज़िले में हमारा जन्म हुआ। मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर इंग्लिश के टीचर्स का, इंग्लिश के स्कूल्स का अभाव था। हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, एक शब्द होता है येलो मार्कशीट। येलो मार्कशीट जानते हैं क्या होती है? जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसे आप सिविल सर्विसेज करते हैं, तो होता क्या है कि एक समय प्रयागराज जो था, इलाहाबाद जो पुराना था, हिस्ट्री का केंद्र हुआ करता था, इतिहास का। बहुत सारे विद्यार्थी हिस्ट्री से आते थे। ज्योग्राफी का सेंटर हुआ करता था, फिलॉसफी का सेंटर हुआ करता था। बहुत सारे फिलॉसफी के तो हम लोग के भी जूनियर सीनियर हैं। अब होता क्या था कि आपने तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली, फिलॉसफी अच्छे से पढ़ ली, लेकिन दो जो पेपर क्वालिफाइंग होते हैं भाषा के, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बाकी जगह अपना एक ले सकते हैं कि इंग्लिश, जैसे तमिलनाडु में वो तमिल लेगा और इंग्लिश लेगा, या हम लोग हिंदी लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं। तो पहले वो मेंस में वही कॉपी जांच होती है, तो हिंदी तो पास कर लेते थे, लेकिन इंग्लिश में हम फेल हो जाते थे, और उसके बाद उसको येलो मार्कशीट कहा जाता था, यानी कि आपकी कॉपी चेक ही नहीं हुई। हमारे मेंस में हिस्ट्री में कितने नंबर मिले हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी कॉपी नहीं चेक हुई। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ जो डिजर्व करते थे सिविल सेवा में IAS बनना, लेकिन वो चूंकि उनकी वो इंग्लिश में पास नहीं हो पाए, वो बाद में स्टेट सर्विसेज में PCS ऑफिसर बने, एंड दे आर वेरी ब्रिलियंट। तो होता है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, हम भाषा की बात है तो भाषा को हम और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग बार बार ये तो विचार इलाहाबाद से लेकर के और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिढ़ा हुआ है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, इस पर भी हम लोग की स्टडी है। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि बायस्ड होते हैं टीचर। हिंदी मीडियम सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनकी जो मेहनत करने की क्षमता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की क्षमता है, पढ़ने का जो टेम्पो होता है, जो उसको लगातार उसकी निरंतरता बनाने रखने का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा, तो ये प्रॉब्लम भी है। मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संजय भाई कह रहे थे, हम लोग खुद ये कह रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि आपको BA में भी सेमेस्टर सिस्टम 3-3 महीने का रखना चाहिए। हर 3 महीने पर एग्जाम करिए, हर 3 महीने पर। इंजीनियरिंग में हो रहा है सेमेस्टर सिस्टम, उसके बाद भी वो क्वार्टरली एग्जाम्स भी ले रहा है। तो हो क्या रहा है, लगातार पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो मुझे याद है, अभी मैं सुनाऊंगा अभी वो कहानी कि विद्या गाइड अब तो आती है, अरिहंत की बहुत सारी आती है, तो अंतिम दिन जो है पढ़ाई करते हैं, कॉफ़ी भी फाँक लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, और लास्ट दिन पढ़ डालते हैं उसको और पास भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हमने तो साल भर पढ़ा नहीं, तो हमारी मेहनत करने की आदत नहीं हुई। ये भ्रांति है कि किसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो केवल हो सकता है 2-3% मार्क्स का अंतर आवे, बट ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बायस्ड होता है कि वो आपको नंबर नहीं देता है। ठीक है, इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। भाषा जो है ज्ञान को प्रकट करने का क्राइटेरिया नहीं होती है, एक माध्यम होती है, उसका पैमाना नहीं है। भाषा जो है ज्ञान को नापने का पैमाना नहीं है, वो क्या है, माध्यम है। ठीक है ना, इट्स अ मीडियम, इट्स नॉट अ मेजरमेंट, उसको आप स्केल नहीं है वो। ठीक है, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो भाषा जो है केवल ज्ञान को प्रकट करने का एक माध्यम है, उसका पैमाना नहीं है। इसलिए मन से इस बात को निकाल देना है। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में ही आंसर दीजिए, क्योंकि जो ऐसे का पेपर होता है, मुझे याद है हमारे पिताजी कहते थे, सुरेंद्र भाई, कि यू कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश। चिड़िया उड़ रही है बट बर्ड इज फ्लाइंग हम नहीं सोच सकते। याद करिए,
ठीक है। हम लोग जिस पृष्ठभूमि के आते हैं उसमें हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सोच नहीं सकते। क्लियर, समझ पा रहे हैं? उसने कहा कि साहब ऐसा है कि ऐसे लिखिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो हमें बार बार लगा भाई आपकी जो आपदा प्रबंधन, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, लेकिन अर्थक्वेक को इंग्लिश में आया, उसको ट्रांसलेट करने का, सोचने का कॉन्सेप्ट हम नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि हमारी सभ्यता वैसी है, हमारा समाज वैसा है और हमें गर्व है ऐसे समाज पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग को फिर से ये बात को बिल्कुल मन से निकाल देना है। अगर हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हमारी भाषा हिंदी में ही होनी चाहिए। इस बात को हमेशा निकाल दीजिए। मुझे याद है हमारे एक साथी हैं, आजकल अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं, तो उनका बेबी हुआ, उनका एक सर्वेंट था बेबी को ध्यान में रखने वाला, रहने वाले सरसा साइड के थे, बिहार के। तो उनका बेबी इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ता था, तो भाई उनकी मैडम ने कहा तुम भी अंग्रेजी सीख लो। उनका सर्वेंट तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा था, और 2-4 वर्ड सुन लिया, गिव मी सम वाटर, प्लीज गो टू स्लीप। तो गया अपने गांव, तो अपनी बीबी से बोला गिव मी सम वाटर, उसकी बीबी समझी नहीं, दोबारा फिर बोला गिव मी सम वाटर, तो दो थप्पड़ मारे कि समझता कुछ और मांग रहा है वाटर की जगह, समझ रहे हैं? तो हम तो मजाक में कहते हैं कि भाई अब वहाँ तो डॉगी बड़ा प्यारा ब्रेवो था, ये मिला हमको, अब ब्रेवो को भी अंग्रेजी सिखा दीजिए। ब्रेवो वांट फूड तो समझेगा नहीं, वहाँ तो डॉगी भी अंग्रेजी बोलता है, समझता है। तो ये सब बेकार की बातें होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है, और उसमें भाषा कोई महत्व नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर पूरी चर्चा की है। यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल सा, जो कि अब आ गया है बोर्ड। देखिए, जो पैराबोला होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। क्या चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा था, मान लीजिए किसी आप में से किसी ने 2020 में मान के चलते हैं, आपने 12th किया, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग मध्यम वर्गीय समाज के लोग हैं, पापा जी बोले इंजीनियर बन जाओ, या लड़की केस में होता है डॉक्टर बन जाओ, लड़कों केस में भी होता है भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मध्यम वर्गीय समाज में ऐसे बोलता है, लड़का अगर थोड़ा पढ़ने में अच्छा है तो। अब हम सब लोग दिया, नीट का एग्जाम दिया है, मान लो IIT का एग्जाम दिया, जेईई, अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमारे एक साथी का हो गया, साथी मतलब कोई पड़ोसी कोई। अब हमको तो टेंशन में आ गया कि भाई IIT तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उसका हो गया, हम नहीं किए। पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, BA कर लो और IAS की तैयारी करना। तुम्हारे मन में आएगा, अरे जब साला IIT में नहीं हुआ, जहाँ 12,000 सीटें हैं, तो 800 सीटों में कैसे हो जाएगा, आएगा ना मन में। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता रहे तो भाई जितना टॉपर है सब IAS बन जाए। तो हम तो स्टडी किए हुए हैं, इस पर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, हमारे मित्र बिलास जी बैठे, यही काम ही करते हैं कोचिंग का। केवल 5% ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी समय अपने विषय के टॉपर होते हैं, विषय मतलब BA के टॉपर, BSc के टॉपर। 95% लोग जो हैं वो सामान्य होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और उसमें भी ऐसा नहीं डिस्टिंक्शन वाला 60%, 55%, वो ठीक है, वो 12वीं फेल वो पिक्चर आई थी, कोई बात नहीं कह रहा हूँ, फेल भी लोग बनते हैं, ठीक ठाक लोग 50%, 55%, 60%, समझ में आ रही बात को? तो बिल्कुल फैक्ट है। तो होता क्या है समझिए। तो भाई हमारा तो ये था। अब मेरा एक मित्र था, मान लो, जिसका 2020 में उसने IIT क्रैक किया, ठीक है। तो उसका जो सिचुएशन थी वो ऐसे थी, स्टडी का है, जिसका प्रोजेक्शन था इसलिए वो अच्छा था, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हम हैं, चूँकि वो मेरा मित्र, अब हम डर गए। पापा ने कहा भाई तुम्हारा तो IIT हुआ नहीं, तुम 10th में भी अच्छा नहीं कर पाए, 12th में भी अच्छा नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा, हमारे अंदर डर पैदा होगा, ठीक है। अब डर के आगे हम लोग व्याख्या करेंगे उसकी। डर पैदा हुआ, हम लोग थोड़ा सुधर गए, ठीक है। अब डर केवल एकांकी रूप से कोई डर की स्टडी करके हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ये भी है।